Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about isomerism. So first I will define the isomerism. Isomerism is a phenomena in which first I will define the isomer and then the isomerism, like two or more than two compounds having the same molecular formula but different structural formula are called isomers and the phenomena is known as isomerism. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं पीछे, मैट्रिक में भी आपके कोर्स में था कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के जिनका मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डाईमीथाइल ईथर या इथाइल अल्कोहल जो था, ये दोनों जो है इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो हालांकि इनका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है होता है। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको ये कौन से आइसोमर्स होते हैं, ये इसमें भी हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which two or more than two isomers they have the same molecular formula but different structural formula। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी या ज्योमेट्री जो होती है वो टू डायमेंशनल होती है, यानी इनको हम टू डायमेंशनल जो टू एक्सेस है उस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको फर्दर आगे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड लास्ट जो टाइप है हमारे पास यहाँ पर जो एक टाइप है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप थर्ड टाइप है, मेटामेरिज्म फोर है और जो टॉटोमेरिज्म है वो फिफ्थ टाइप है। तो ये फाइव टाइप्स हम अलग से दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी जो दूसरी टाइप है आइसोमेरिज्म की वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल लगती है। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है आगे उसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्केच के थ्रू आपको बताया है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये थ्री डायमेंशनल इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी थ्री एक्सेस पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से इस लिहाज से डिफरेंट होते हैं। इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है टू क्लासेस में, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर आगे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पे अलग अलग लेक्चर्स हैं, जैसे आज के लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शामिल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो टाइप है। फिर इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम जो आइसोमर्स की टाइप से डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स या लेवो रोटेटरी आइसोमर्स, यानी वो रोटेशन या तो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ करेंगे, आगे डिटेल इसकी आ रही है। इसी तरह जो दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी उसका दूसरा नाम है। इसमें भी टू टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं, एक सिस आइसोमर कहलाते हैं, एक ट्रांस आइसोमर्स है। ये सारी डिटेल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। अभी फर्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है या मालिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। इसी तरह एटम्स जो कनेक्ट होते हैं थ्रू बॉन्ड वो भी सेम है। इसी तरह इनके जो आयोपेक नेम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होती है और कभी कभी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी टाइप है और इसमें सिस और ट्रांस आइसोमर है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से। अब आगे हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। स्टीरियो का जो लफ्ज़ है ये भी असल में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, या जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है थ्री डायमेंशंस में उसके लिए स्टीरियो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और आइसोमेरिज्म तो आप पहले से जान चुके हैं कि जिनका जो मालिक्यूलर फार्मूला है या सेम हो या स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, यहाँ पर पीछे मैंने डिस्कस कर लिया है। सो इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मालिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम 3D से शॉर्टकट लिख लेते हैं।
या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिफर इन कन्फिग्रेशन, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनके ना सिर्फ मालिक्यूलर फार्मूला बल्कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होते हैं, इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। एटम्स की जो आपस में कनेक्ट है, उनका जो लिंक होता है थ्रू डिफरेंट बॉन्ड, वो भी सेम होता है। जस्ट इनकी जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। इनको कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। अब इसको आगे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले जो हमारा टाइप है इसमें टाइप 1 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले ज़रूरी है। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, इसी तरह कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट में यूज़ होता है। ठीक, तो हम इन टर्म्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, ये क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कायरल कार्बन होता है ये एक ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सी जो है, ये एक कायरल कार्बन है जिसके साथ ABCD डिफरेंट जो ग्रुप्स है या एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो अटैच होंगे। जैसे यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपके पास लैक्टिक एसिड है, इनका फार्मूला है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। तो इस सेंट्रल कार्बन को हम कायरल कार्बन कह सकते हैं और इस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड कहेंगे कि जिसमें कायरल कार्बन मौजूद है। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करता है, तो उसने यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड की हुई है। इस वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस कार्बन को हम कायरल कार्बन, इसके अलावा हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। आगे आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि जिनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, जबकि एसिमेट्रिक वो कंपाउंड्स होंगे कि जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके। ठीक, तो ये जो कायरल कार्बन है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सके, यानी इसमें सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए हम इस कार्बन को भी एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब जैसे कि कायरल कार्बन आपने समझ लिया होगा, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, कायरलिटी। व्हाट इज़ कायरलिटी? सो कायरलिटी जो है, इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इट फॉर्म इट्स मिरर इमेज विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेजेस, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनका जो जैसे अभी हम लैक्टिक एसिड को आगे डिस्कस करेंगे, इसकी जो अगर हम एक इसका मिरर रख ले और उसका इसका इमेज हम देखें तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर ना कर सके। ठीक है, तो जैसे कायरल कार्बन जहाँ पे होगा या जिस कंपाउंड में कायरलिटी प्रॉपर्टी होगी तो उनके जो इमेज होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। आगे मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ उसको, लेकिन आप इसमें पेयर ऑफ शूज़ की या जो हमारे दोनों जो हाथ होते हैं उसको आप इसमें मिलाएं, तो अगर हमारा जो थंब फिंगर है वो थंब फिंगर से मिले तो इट मीन्स कि वो सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर हम इस तरह से उसको उल्टा दी कि हमारा थंब फिंगर हमारे थंब फिंगर पे ना आए, एक हाथ को हम क्लैपिंग के लिए हम जिस तरह हाथ रखते हैं तो वो सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर एक हाथ हम उल्टा दें और एक को उसी तरह कंडीशन में रखें तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। ठीक है, तो कायरलिटी में ये है कि कायरलिटी वो प्रॉपर्टी है जो कि कायरल कार्बन के प्रेजेंस अगर किसी कंपाउंड में मौजूद होगा तो उसकी वजह से उसमें कायरलिटी ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मौजूद होंगी, और ये प्रॉपर्टी जिसमें होंगी तो उनके जो मिरर इमेज होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस कंपाउंड का, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इन द मॉलिक्यूल। अब डियर स्टूडेंट्स में भी कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि कायरल कार्बन तो हमने समझ लिया है कि जिसके पास साथ जो है 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, लेकिन अब ए कायरल कार्बन क्या होगा। तो अब हम ए कायरल कार्बन को डिफाइन करते हैं। ए कायरल कार्बन को जैसे कि पीछे केस में हमने कहा कि कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस अब जबकि चूँकि एक कायरल कार्बन वो कार्बन होगा कि जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं होगा, उनमें से कोई 2 आपस में एक जैसे हो सकते हैं या 3 आपस में एक जैसे हो सकते हैं। इसी तरह जो सिमेट्री की हम जब बात करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसमें 2 इक्वल एक जैसे ग्रुप्स अटैच और हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो वो डिवाइड हो सकता है, तो उसमें सिमेट्री होगी। तो जहाँ पर सिमेट्री होगी वहाँ पर कायरलिटी नहीं होगी, वहाँ पर हम उस कार्बन को ए कायरल कार्बन कहेंगे। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले ये टर्म्स के डिस्कस करेंगे, जैसे कायरल कार्बन, ए कायरल कार्बन या फिर कायरलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट either to the left or right are said to be optically active compounds, and the property of rotating the plane of polarized light is called optical activity। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है, ठीक। अब अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट को इसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। अब अगर हम इसको एक मोनोक्रोमेटर से पास कर लें तो ये लाइट जो है इसकी वेवलेंथ तो सिंगल वेवलेंथ की वो लाइट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। तो अब इस लाइट को जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको पोलराइज लाइट हमें बनाना होगा। पोलराइज लाइट क्या होती है? पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सके, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक, और वो एक ही वेवलेंथ की होगी। जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। अब ऑर्डिनरी लाइट जो है वो पोलराइज लाइट में मोनोक्रोमेटर से पास करने के बाद नहीं कन्वर्ट हो सकती। इसको हमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलरीमीटर, उस में से हमें इसको गुजारना पड़ेगा, तो तब ये पोलराइज लाइट में चेंज होगी। क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट जो है उसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है, जबकि जो पोलराइज लाइट होती है उसकी वेवलेंथ एक ही होती है, सिंगल, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जबकि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमेटर से पास कर ले तो वो लाइट सिंगल वेवलेंथ की तो हो जाएगी, क्योंकि लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, वो फिर भी स्कैटर्ड होंगी। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये एक कंपाउंड की एबिलिटी है कि वो पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सके। यानी हम अगर एक कंपाउंड रखते हैं, सैंपल रख लेते हैं सैंपल के तौर पे, और उसमें से हम पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो या तो उस पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन है राइट की तरफ रोटेट कर लेगी या फिर वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर लेगी। यानी अगर उस कंपाउंड की वो अगर इस लाइट की पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सके तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, और उसकी ये जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज लाइट में कैसे चेंज करें। अब यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इनटू पोलराइज लाइट, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसका नाम है पोलरीमीटर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय पोलरीमीटर, यानी इस प्रॉपर्टी को एक कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि नहीं उसको भी हम चेक कर सकते हैं पोलरीमीटर के ज़रिए। इसके अलावा इसमें एक कंपार्टमेंट है इस इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उसमें जो है ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में लेफ़्ट टू राइट, तो ऑर्डिनरी लाइट है वो जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, इसके अलावा उसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है। अब अगर आप उसको एक पोलराइज़र से पास कर ले, पोलराइज़र क्या होता है, उस नाइकोल प्रिज्म यहाँ पे मैंने मेंशन किया, उसकी कैल्साइट की जो है से बना होता है। कैल्साइट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर ईटा टेस्ट में पूछा जाता है कि नाइकोल प्रिज्म जिसकी जो कंपोजिशन है
कैल्साइट है, तो कैल्साइट क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे। पोलराइज से जब ये ऑर्डिनरी लाइट हम पास कर लेते हैं तो ये सिंगल वेवलेंथ की भी हो जाती है और ये फिर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। यानी मोनोक्रोमेटर से पास करने के बाद ये सिंगल वेवलेंथ की तो हो जाती है लेकिन एक डायरेक्शन में तब भी ट्रैवल नहीं करती, जबकि पोलराइज़र से पास करने के बाद ये एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है और इसकी वेवलेंथ भी सिंगल हो जाती है। अब यहाँ पर एक सैम्पल कंटेनर है जिसमें हमने सैम्पल ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल लिया है, जैसे सैंपल का नाम है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। अब जब हम ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सैंपल में से पास करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर वाला कंपाउंड है, ऊपर जो आइसोमर गिवन है, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड ने, अगर आप देखिए ये ब्लैक लाइन जो है स्ट्रेट शो हो रहा है लेकिन स्ट्रेट यानी पोलराइज लाइट की डायरेक्शन है, और ये ब्लू जो कलर से शो किया हुआ है इसने इसकी डायरेक्शन को, इस सैंपल से जब हमने पोलराइज लाइट गुजारी तो इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, जिसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन भी कह सकते हैं। इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। यानी कंपाउंड जो टू उसके फार्म्स है आइसोमर्स है, पहला वाला जो फार्म है उसने राइट की तरफ रोटेट किया डायरेक्शन को, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। डेक्स्ट्रो जो है ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं जिसका मतलब है राइट, और ये जो नीचे आइसोमर है जिसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे तो ये लेवो रोटेटरी कहलाता है, क्योंकि ये लाइट की डायरेक्शन को, प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है आइसोमर्स है, ऑप्टिक का लफ्ज़ जो है लाइट से निकला है, यानी ये आपके पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को या तो लेफ़्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। जो राइट की तरफ रोटेट हो रहा है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो रहा है उसको लेवो रोटेटरी। लेवो और डेक्स्ट्रो लैटिन टर्म्स से डिराइव किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाती है, हमारे पास 2 है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन से आता है हमारे पास, और एक लेवो रोटेटरी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज से आता है। डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव साइन से और लेवो को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, and the isomer which rotate the plane of polarized light to the left is called levorotatory isomer। अब डियर स्टूडेंट्स वो टर्म्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं जिसके जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए ज़रूरी थे। अब हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। सो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द स्टीरियो isomerism in which the isomers differ in their interaction toward the plane polarized light is called optical isomer and the phenomena is called optical isomerism। अब जो वो आइसोमर्स के जिसने पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो टाइप है कि जिसमें आइसोमर्स जो है वो पोलराइज लाइट की तरफ डिफरेंट तरह से बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया तो वो उसकी डायरेक्शन को लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर लेंगे या फिर राइट की तरफ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमेना है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि ये फिनोमेना शो करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, 2 टाइप्स हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका नेम है, ये नाम भी हम कह सकते हैं आयोपिक नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे अगर आप देख लें ये जो कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ये राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेफ्ट साइड पे मिथाइल हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अटैच है, और ये जो कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है ये एसिमेट्रिक कार्बन है या फिर कायरल कार्बन है। अब आगे इसके मिरर इमेज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, जैसे कि पीछे मैं डिस्कस करी थी लेकिन मैं भी वहाँ पे आपको समझ ना आई हो तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी।
अब अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ देख लें, लैक्टिक एसिड और उसका पॉजिटिव आइसोमर जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसमें कार्बोक्साइल जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो राइट साइड पे मौजूद है, बाकी ग्रुप्स लेफ़्ट साइड पे हैं। लेकिन अगर हम इसमें मिरर दरमियान में रख लें और इसका हम इमेज देख लें तो नेगेटिव आइसोमर जिसको हम लेवो रोटेटरी कहते हैं ये हमारे पास आता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। डेक्स्ट्रो में राइट साइड पे मौजूद था, जबकि लेवो में लेफ़्ट साइड पे है, बाकी ग्रुप्स राइट साइड पे। यानी इसकी जो रोटेशन हुई है डेक्स्ट्रो रोटेटरी की वो राइट क्लॉकवाइज है, जबकि लेवो ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो की है। तो ये दोनों अगर आप ये वाला आइसोमर उठा ले लेवो वाला लैक्टिक एसिड का जो राइट साइड पे मौजूद है और डेक्स्ट्रो के ऊपर रख लें तो आप देख लेंगे कि इस लेवो वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होगा वो लेफ़्ट साइड की तरफ मौजूद होगा, जबकि डेक्स्ट्रो वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड की तरफ मौजूद होगा। तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहे, ठीक, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका मिरर इमेज लेवो रोटेटरी है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कायरलिटी में पढ़ा कि इट गिव these isomers the mirror image of them, these are non superimposable। यहाँ पर जैसे कि अभी आपको मैंने समझा दिया। अब सेकंड एग्जांपल, ये जो अभी मैंने शुरू में भी आपको कहा कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम 3D में जो स्टीरियो आइसोमर्स है, जिसमें पहली टाइप ऑप्टिकल आइसोमर है, दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जो कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर के 2 डायमेंशनल होते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स की है, ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन। इसमें ब्रोमो इसलिए पहले रखा गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने नाम दिया है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन। अब इसमें क्लोरो जो ग्रुप है वो राइट साइड पे है, जबकि बाकी लेफ़्ट पे हैं। जो हमारे पास डेक्स्ट्रो जो टाइप है लेफ़्ट साइड पे जो मौजूद है, और राइट साइड पे जो है जो कि लेवो रोटेटरी है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ऊपर की तरह इसको लेबल कर ले। तो इसमें जो ग्रुप है क्लोरो वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो ये भी अगर आप इस राइट साइड वाले को उठा के लेफ़्ट के ऊपर रख ले तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। जैसे भी हमको मैंने शुरू में बताया कि क्लैपिंग के दौरान हाथ दोनों हैंड्स जो हमारे होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, लेकिन अगर आप एक हाथ को उल्टा कर ले तो फिर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो हमें इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ लिया कि कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है कि जिसमें कायरल कार्बन जो है वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जैसे एंड में कंक्लूजन में हमने कहा है कि कायरल कार्बन का होना जो है वो सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। यानी कुछ पहली जो केस है, एक मालिक्यूल है, अ मालिक्यूल इट में नॉट हैव अ कायरल कार्बन बट स्टिल बी कायरल। यानी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है कि एक मालिक्यूल है कि जिसमें कायरल कार्बन तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो हम उसको कह सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेर उसको कह सकते हैं। और यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना वो कंपाउंड शो कर सकता है। आगे नेक्स्ट पेज पे भी आपके पास आ रहा है। सेकेंड केस है कि मालिक्यूल ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो लेकिन वो ए कायरल हो, उसमें कायरलिटी ना हो। तो ये 2 कंडीशंस हमें आगे एग्जांपल से समझते हैं। मोस्टली तो पीछे जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ यही फॉलो होगा, लेकिन 1-2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ईटा टेस्ट में अक्सर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली जो केस है ऑप्टिकली एक्टिव मालिक्यूल विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं 1,3-डाइफिनाइल प्रोपाडाइईन। अब अगर आप देखें इस राइट साइड वाले कार्बन को, उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप तो अटैच है, लेकिन एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है कायरलिटी के लिए या कायरल कार्बन के लिए। अब और इस साइड पे अगर आप देख लें तो ये जो है आपके पास ये कायरल मालिक्यूल्स है। अब अगर आप ये लेफ़्ट साइड वाली इमेज को राइट साइड के ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो कर सकता है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कायरल कार्बन मौजूद नहीं है।
अब ये दूसरी जो केस है, कुछ ऐसे मालिक्यूल्स है कि जिसमें 2 कायरल कार्बन होंगे, जैसे टार्टारिक एसिड में एक फॉर्म है मीज़ो टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड खुद तो ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे लेफ्ट साइड पे इसका स्ट्रक्चर गिवन है, लेकिन अगर मीज़ो टार्टारिक एसिड इसका एक फॉर्म है, अगर राइट साइड पे आप देख लें, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक साइड पे और 2 हाइड्रोक्सिल सिमिलर 2 जो ग्रुप्स है या एटम्स है वो एक ही साइड पे मौजूद है, और ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये कंपाउंड 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा और वहाँ पे कायरलिटी नहीं होगी, ठीक। यानी मीज़ो टार्टारिक एसिड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं होता, जबकि अभी पीछे मैंने डिस्कस किया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है टार्टारिक एसिड खुद, लेकिन उसका जो मीज़ो फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। हमारे पास हमने तो ये पढ़ा था कि कार्बन को एक कायरल होना चाहिए, इसके अलावा वो एसिमेट्रिक हो, यानी सिमेट्री उसमें मौजूद ना हो। सो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ईटा में मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।